मैं इस फोन को मई के महीने से यूज कर रहा हूँ और इसको इतना यूज करने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो आपको इसे बिग बिलियन डेज की सेल में खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। अभी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सुनकर ये स्मार्टफोन आपका फेवरेट बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको सुनकर आपका इस फोन को फेंकने का मन करने लगेगा। लेकिन हम फिर भी स्टार्ट करेंगे इस फोन के डिजाइन से। तो सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है। अभी ये कॉम्पैक्ट होने के कारण इसमें अगर आप चैट वगैरह कर रहे हो बैठकर या फिर लेटकर, तो ऐसे में फोन स्लिपरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ग्रिप है वो काफी अच्छा बन जाता है कॉम्पैक्ट होने के कारण। सेकंडली ये स्मार्टफोन हमें प्रॉपर्ली यहाँ पर ड्यूरेबल देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं इसे पहले दिन से ही बिना किसी कवर के यूज कर रहा हूँ, बस इसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आ जाए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेम्पर्ड ग्लास लगवा दिया था और बैक की साइड में मेम्ब्रेन लगवा दी थी। बट ये फोन एक दो बार मेरे हाथों से छूटा भी है, बट लकीली इसे कुछ नहीं हुआ है। हालांकि फ्रंट में हमें एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। खैर स्पेक्स वगैरह तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता ही होंगे, तो हम लोग यहाँ पर सीधा बात करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये काफी स्मूथ देखने को मिलती है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सैमसंग ने अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज किया है, तो ये जो स्मार्टफोन है ये हल्का सा प्रेस करने पर अनलॉक भी हो जाता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर की जो पोजीशन है वो भी काफी सही देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी होते हैं जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं और ऊपर से उनकी फिंगरप्रिंट सेंसर की जो प्लेसमेंट है वो पाताल में फिट कर देते हैं, तो ऐसे में उनको अनलॉक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। पर अगर यहाँ पर बात करें ना इसके कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, देन यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये फोन प्रॉपर सर्टिफिकेशंस के साथ में आता है जो कि ये मेक श्योर कर देती है कि आप जो भी मूवीज या फिर सीरीज वगैरह देखो उनमें आपको कलर्स अच्छे और वाइब्रेंट देखने को मिले। पर यहाँ पर जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है ये तब तक ही अच्छा देखने को मिलेगा जब तक आप इसके साथ में हेडफोन यूज करोगे, क्योंकि जब आप हेडफोन रिमूव करके इसके स्पीकर्स पर रिलाई करने लगोगे तो यहाँ पर जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो आपका बिल्कुल खराब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ये 80,000 रुपीज पर आता है और इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये बिल्कुल हमें एवरेज देखने को मिलती है। तो अगर आप मूवीज या फिर सॉन्ग वगैरह बिना हेडफोन के सुनते हो तो यहाँ पर ये चीज माइंड में रखना। लेकिन इस स्मार्टफोन को लेकर ना काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस कैसी है या फिर इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो हमें इतनी कम देखने को मिलती है, तो ऐसे में ये बैटरी बैकअप कितना ऑफर करता है। वेल ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैं स्मार्टफोन के अंदर One UI 8 यूज कर रहा हूँ जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर बीटा वर्जन है, बट यहाँ पर एक चीज सच में बोलूं तो मुझे इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो मुझे लिटरली काफी ज्यादा पसंद आया है। आप इस फोन में हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि मैं स्मार्टफोन को सिंपल रखना ही पसंद करता हूं, बट जिनको हैवी कस्टमाइजेशन चाहिए उनके लिए ये स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहने वाला है। और ऊपर से इसमें आपको 7 साल की OS अपडेट्स और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी, तो इस स्मार्टफोन में लॉन्ग टर्म तक आपको नए नए फीचर्स मिलते रहेंगे जिससे आप बोर भी नहीं होगे। हालांकि यहाँ पर एक और चीज है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि इसमें मैं बीटा वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेबल बिल्ड पर ही रहो, क्योंकि यहाँ पर जो बीटा वर्जन रहता है ना इसमें अक्सर हमें थोड़े बहुत यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल जाते हैं और सिमिलरली मुझे भी देखने को मिले हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी बैटरी। तो इस स्मार्टफोन में हमें 4000 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिटरली काफी ज्यादा कम है। हालांकि सैमसंग की यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे स्टेबल और बीटा बिल्ड के अंदर सिमिलर ही बैटरी बैकअप देखने को मिला है। देखो इस स्मार्टफोन ने मुझे नॉर्मल टू मॉडरेट यूजर्स में मैक्स टू मैक्स 5 घंटे का SOT प्रोवाइड करा है, लेकिन अगर आपकी हैवी यूजर्स है जिसमें अगर आप गेमिंग वगैरह भी ऐड कर दोगे तो ऐसे में इसने मुझे मैक्स टू मैक्स 4 से 4.5 घंटे का ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा है, जो कि सच में काफी ज्यादा कम है। और ऊपर से ये जो स्मार्टफोन है ये चार्ज होने में भी कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम ले लेता है, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग भी सिर्फ नाम की ही सपोर्ट करता है जो कि सिर्फ 25 वोल्ट की देखने को मिलती है। इवन तो इस फोन को लेकर मैंने काफी ज्यादा ट्रैवल भी करा है, लेकिन ट्रैवल करते टाइम मुझे इस स्मार्टफोन के लिए स्पेशली एक पावर बैंक अक्सर साथ में रखना पड़ता है। तो अगर आप इस फोन को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजें अपने माइंड में जरूर रखना। और बीटा वर्जन के कारण मुझे एक ना काफी स्ट्रेन सा यहाँ पर इशू भी फेस हुआ है। बेसिकली ये स्मार्टफोन 50% से ज्यादा बैटरी होने के बावजूद भी एकदम से 1-2 बार यहाँ पर 0 पर आ गया है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर इसको चार्ज पर लगाना पड़ा। लेकिन उसके बाद में ना मुझे 1-2 यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिसीव हुई है, जिसके बाद से मुझे खैर अभी तक तो कोई इशू वगैरह फेस नहीं हुआ है। बट काफी लोग ऐसे हैं जो कि इसे परफॉर्मेंस या फिर बैटरी बैकअप के लिए नहीं बल्कि इसे इसके कैमरास के लिए बाय करेंगे। तो ऐसे में क्या ये स्मार्टफोन 40,000 रुपए के अंदर आने वाले स्मार्टफोन से बेटर फोटोज या फिर वीडियोस वगैरह निकाल सकता है? वेल मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं जो कि मैंने इसका कैमरा यूज करके लिए हैं, एंड ट्रस्ट मी आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो ये कुछ फोटोज है जो कि मैंने इसका मेन कैमरा यूज करके क्लिक करी है और फोटोज ओवरऑल अच्छी निकल कर आती है। फोन डायनेमिक रेंज को काफी अच्छे से मैनेज करता है और ह्यूमन सब्जेक्ट में ये फोन स्किन टोन्स को काफी सही क्लिक कर लेता है। हालांकि मैंने अगर इस फोन के साथ में ज्यादा फोटोज वगैरह क्लिक करी है ना, देन वो ज्यादातर मैंने इसका टेलीफोटो कैमरा यूज करके क्लिक करी है। और ये कुछ सैंपल्स हैं जो कि मैंने इसका टेलीफोटो कैमरा यूज करके क्लिक करी है। हालांकि टेलीफोटो कैमरा की यहाँ पर जो फोटोज है ना वो काफी अच्छी निकल कर आ रही है, और स्पेशली जब आप इसका 3x मोड यूज करके पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह क्लिक करते हो। तो खैर अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें ना तो फ्रंट कैमरा से भी फोटोज यहाँ पर अच्छी आ जाती है, स्किन टोन्स को ये अच्छा
अच्छे कैप्चर कर लेता है और ओवरऑल जो कलर्स है ना वो हमें नेचुरल साइड पर ही देखने को मिलते हैं। और इवन फ्रंट कैमरा का यूज करके मैंने कुछ पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करी थी, जो कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ना वीडियोस के बारे में, तो वीडियोस वाइज भी ये फोन अच्छा परफॉर्म करता है। ओवरऑल जो फुटेजेस है वो स्टेबल निकल कर आती है फ्रंट और बैक दोनों से, और इवन फोन कलर्स और एक्सपोजर जो है ना वो दोनों चीजें काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर बात करें ना एक ऐसी चीज के बारे में जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग यहाँ पर डाउटफुल है, देन वो है इसकी परफॉर्मेंस। वेल मेरे पास में ये जो वेरिएंट है ना, ये मेरे पास में एक्सिनोस वाला वेरिएंट है, लेकिन सेल के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसके साथ में ऑफ कोर्स आपको परफॉर्मेंस वाइज तो डिफरेंस देखने को मिलेगा और थोड़ी सी बेटर ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलेगी। लेकिन हीटिंग वाइज मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ये स्मार्टफोन जो है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है, और कॉम्पैक्ट होने के कारण फोन नेचुरली दूसरे फोन्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा हीट करता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं इस मॉडल के बारे में, वेल देखो मैंने इसमें हैवी से हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करके देखे, नॉर्मल से नॉर्मल भी टास्क परफॉर्म करे हैं, तो ऐसे में ये जो स्मार्टफोन है ये हीट होता है और मैक्स मेरे पास में ये 42 डिग्री तक गया है। लेकिन अगर आप इसमें नॉर्मल डे टू डे टास्क वगैरह परफॉर्म करोगे तो ऐसे में आपको कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। इवन दो थोड़ा सा वार्म जरूर होता है, लेकिन हम उसको हीटिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं। और रही बात इसके नेटवर्क वगैरह की, तो नेटवर्क वाइज मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर इस फोन में हमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या ये स्मार्टफोन 40,000 रुपीज के अंदर कोई सेंस बनाता भी है या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको 40,000 रुपीज के अंदर सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए, तो इससे बेटर डील आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगी। इसके कैमरास, इसके डिस्प्ले, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, और ऊपर से अभी तो ये स्नैपड्रैगन वेरिएंट के साथ में भी आ रहा है। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन डील एक प्रॉपर तगड़ी डील रहने वाली है। लेकिन अगर आप एक आईफोन लेने का प्लान कर रहे हो, तो ऐसे में कौन सा आईफोन लेना चाहिए या फिर कौन सा यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो।